हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा पानीपत के युद्ध के विषय में ही है। पहले जो हम इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें हमने पानीपत के युद्ध के कारणों के बारे में अध्ययन किया था, आज हम पानीपत के युद्ध के घटनाक्रम और परिणाम के बारे में जानेंगे। तो पानीपत का जो युद्ध है वो भारत की राजनीतिक दशा की वजह से, भारत की धन संपदा की वजह से, बाबर की महत्वाकांक्षा की वजह से जो है पानीपत का जो युद्ध है वो लड़ा जाता है। ये सब कारण आप पिछले अध्याय में जान चुके हैं। आज हम घटनाक्रम पे बात करते हैं। घटनाक्रम से तात्पर्य होता है कि युद्ध लड़ा कैसे गया है, किसके बीच लड़ा गया है और युद्ध का परिणाम क्या रहा है। ये सब बताने के पश्चात हम उसके महत्व के बारे में और उसके परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम घटनाक्रम पे बात करते हैं। तो घटनाक्रम की पृष्ठभूमि जो है वो कारणों के द्वारा आप जान चुके हो कि ऐसे ऐसे बाबर जो है महत्वाकांक्षी था, भारत की स्थिति ऐसी थी, धन संपदा की वजह से ये विभिन्न कारण जब ये परिस्थिति बना देते हैं तो युद्ध के बादल भारत पर मंडराने लगते हैं। उस लीग में पांच बार आक्रमण जो है वो बाबर करेगा भारत पे। सबसे पहली बार वो 1519 में आक्रमण करता है। उस समय वो बाजोर और घेरा के ग्रुप पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण में पहली बार बाबर के द्वारा तोपखाने का प्रयोग किया गया था। इस बात का बखूबी जो है इतिहास में वर्णन किया गया है कि बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग कब किया, तो घेरा के किले को जीतने के लिए किया। इसके पश्चात वो है लगातार निरंतर बाबर आक्रमण करेगा भारत पर जीत हासिल करने के लिए। 1519 के बाद 20 में, 23 में, 24 में, 25 में इस तरीके से वो आक्रमण करता है। 24 में वो जो है आक्रमण करता है। उस समय लाहौर जो है उस पर चौथा आक्रमण बाबर के द्वारा किया गया था और बाबर जल्द ही जो है वो लाहौर पर अधिकार करने में कामयाब हो जाता है। इस समय दौलत खां लोधी जो है वो ये सोच रहा था कि बाबर जो है वो जीतेगा और सारा पंजाब बाबर को दौलत खां लोधी को सौंपकर और वापस जो है फरगना लौट जाएगा। लेकिन इतिहास जो है वो कुछ और होना था। इतिहास जो है सौभाग्यवश जो है बाबर यही रुक जाता है और पंजाब पर जो है अधिकार करने का वो फैसला कर लेता है। इस समय में दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी जो होते हैं वो उसके खिलाफ हो जाते हैं और सबसे पहले वो इन्हीं की शक्ति का दमन भारत में करता है। तो इसीलिए पंजाब पर अधिकार करने के लिए जो है दौलत खां लोधी से होशियारपुर के स्थान पर जब युद्ध लड़ने की बात होती है तो दौलत खां लोधी युद्ध लड़े बगैर ही पीछे पलट जाता है और डरकर भाग जाता है। इस निर्विरोध बाबर जो है वो पंजाब पर अधिकार करने में कामयाब हो जाता है। इसके पश्चात बाबर जो है दिल्ली की ओर कूच करता है। तो दिल्ली पर अधिकार करने के बाद ही बाबर जो है भारत की सत्ता को अधिकार में ले सकता था। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का शासन था। लोधी वंश जो है उसका शासन चल रहा था, जिसपे अंतिम जो है लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी शासन कर रहे थे, जो अपने घृणित कृत्यों की वजह से और अपनी सन की और घमंडी स्वभाव की वजह से अपनी प्रजा में बहुत अधिक जो है वो प्रजा जो है उससे बहुत अधिक पीड़ित थी और जो सरदार है वो उससे रुष्ट थे, बहुत अधिक नाराज थे। इस वजह से जो है पानीपत के मैदान के युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर के द्वारा युद्ध जो है वो लड़ा जाता है। इससे पूर्व जो है बाबर इस समय टक्कर लेने के लिए पानीपत का मैदान जो चुना गया था वो विशेष परिस्थितियों को देखते हुए चुना गया था। पानीपत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ऐसा स्थान था जहाँ पे युद्ध लड़ना आसान था। इसके अलावा पानीपत की जो नगरी है वो भी एक इक्वल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करती थी, मतलब एक अच्छा क्षेत्र जो है युद्ध के लिए प्रदान करती थी। इसलिए पानीपत के मैदान को युद्ध के लिए चुना गया था। इससे पहले अगर आप महाभारत की ऐतिहासिकता वाला जब आपका चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के लिए भी जो है ये हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों को प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अब केसी यादव के बारे में आप बता सकते हो कि किस तरीके से केसी यादव किस तरीके से बाबर ने युद्ध के लिए यहाँ पर जो है वो खाका तैयार किया है, किस तरीके से उसने अपनी युद्ध के लिए विसाख बिछाई है, वो सब आप इसमें डालेंगे। तो बाबर जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इब्राहिम लोधी के जो विरोधी सरदार होते हैं वो उसका विरोध करना जो है वो जो इब्राहिम लोधी के विरोधी सरदार थे वो बाबर का सहयोग करना शुरू कर देते हैं, बाबर से आके मिलना शुरू हो जाते हैं। एक तो बाबर वैसे ही सुसंगठित सेना लेकर आया हुआ है और दूसरा जो है बाबर के पास जो विरोधी सरदार है उनका भी सहयोग हो गया था। तो इस वजह से जो है 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी होती हैं। यहाँ पर केसी यादव के द्वारा बाबर की जो सेना है उसका बहुत ही सुसज्जित रूप से वर्णन किया गया है कि
कि बाबर ने इतनी वैज्ञानिक टेक्निक जो है जो वैज्ञानिक प्रणाली है उसका प्रयोग इस क्षेत्र में किया है। कैसे किया है? तुलंबा युद्ध नीति जो है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। प्रथम रूप से आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि तुलंबा युद्ध नीति क्या होती है। तुलंबा युद्ध नीति जो होती है उसमें सेना को दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, पहले एक सेना जो होती है उसको आगे रखा जाता है और एक सेना जो है उसको पीछे की टुकड़ी में सुरक्षित रखा जाता है। जब विपक्ष सेना का सामना अग्रिम टुकड़ी से होता है तो पीछे रखी हुई सेना पीछे से जाकर उस पर हमला करती है और जो इस स्थिति में जो सेना होती है वो भड़कम बच जाता है और जीत हासिल करने में ये तुलंबा युद्ध नीति बहुत ही अधिक योग्य सिद्ध होती है। इसलिए बाबर के द्वारा इस नीति का प्रयोग भारत में किया गया था। इससे पहले ये युद्ध नीति उजेबकों के द्वारा प्रयोग की गई थी। बाबर जो है फरगना में बहुत बार मध्य एशिया में अपनी समरकंद वगैरह को जीतने के लिए बहुत अधिक प्रयासरत रहता है। वहां पर इसने ये युद्ध नीति जो है वो सीखी थी। समरकंद के शासकों के द्वारा बाबर के खिलाफ इस युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। तो बाबर इस युद्ध नीति का प्रयोग भारत में करता है। इसके अलावा पानीपत का जो एक तरफ नगर था, बाईं ओर जो है उसने खाई खुदवाई और उसमें वृक्षों को गिरवाया। उसका कारण ये था कि जो है वृक्षों को कटवा कर गिरवाना सुरक्षा की दृष्टि से बाबर जो है सोचकर इस चीज को चलता है। इसके अलावा 700 चक्रे की गाड़ियों को निरंतर लगाया जाता है और उनको चमड़े की गीली रस्सियों से बांधा जाता है। ऐसा इसलिए कि जरूरत के साथ उनको आगे पीछे किया जा सके। इसके अलावा बाबर जो है युद्ध की काफी हद तक तैयारियां कर चुका था। लगभग एक हफ्ते तक सेना जो है वो आमने सामने खड़ी रहती है। इस समय में जो तोपखाना है उसको भी बड़े ही सुसज्जित ढंग से सजाया गया था। तोपों को इतना ही जो है वैज्ञानिक ढंग से सजाया गया कि जो चक्रे की गाड़ियां लगाई गई हैं उनके बीच में तोपों को स्थापित किया गया, जिससे क्या है कि तोपें जो है वो बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ सकें और आक्रमण कर सकें। यहाँ पर आपने बाबर के जो तोपखाना है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन करना है। कैसे कि तोपखाने का जो है वो मुस्तफ़ा कमाल और उस्ताद अली दो उसके बहुत ही श्रेष्ठ तोपची थे, बड़े ही कुशल तोपची थे जो तोपखाने का जो वो नियंत्रण कर रहे थे, तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे, संभाल रहे थे। इसके अलावा जो अग्रिम मोर्चा है तोपखाने के आगे जो मोर्चा लगा हुआ है उसको खुसरो कपूलताश और मोहम्मद अली जंग के हाथों में सौंपा गया था। सबसे जो पीछे की सेना है उसका केंद्रीय भाग बाबर स्वयं नेतृत्व करा। तो इस तरीके से बाबर जो है उसने अपनी सेना को नेतृत्व प्रदान किया और तुलंबा युद्ध नीति से जो सैनिक है उनको पीछे सुरक्षित रखा। वहीं दूसरी ओर जो इब्राहिम लोदी है वो बिल्कुल ही निश्चिंत बैठा हुआ था। एक हफ्ते जब बाबर तैयारी कर रहा है तो उसकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी दयनीय थी, इतनी खराब थी कि वो ये पता ही नहीं लगा पाया कि बाबर किस तरीके से युद्ध की तैयारियां कर रहा है। जहां वो लाखों में सेना लेकर खड़ा है, बाबर मात्र 25,000 की सेना से युद्ध को जो है वो लड़ता है। इस तरीके से ये सिर्फ धनुर्धारियों को और भाड़े के टट्टू लेकर आया हुआ था जो कि बिल्कुल अनुशासनहीन थे, अयोग्य थे, जिनको युद्ध लड़ने का एक जो अभ्यास है, युद्ध लड़ने का जो नवीन कलाएं हैं उनका कोई भी ज्ञान नहीं था, वो इन चीजों से बिल्कुल अपरिचित थे। इसके बाद जो है एक हफ्ते के बाद दोनों सेनाएं आमने सामने आ डट खड़ी होती हैं। दोनों के बाबर ही अंततः युद्ध की शुरुआत करता है और 31 अप्रैल को जो है आदेश कर दिया गया, बाबर के द्वारा युद्ध का ऐलान कर दिया गया और युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। इसके पश्चात जो बाबर का भयंकर और कुशल तोपखाना है उसके समक्ष अफगान सैनिक जो है वो नहीं खड़े रह पाते, नहीं टिक पाते हैं और धीरे धीरे करके जो है सेना में हलचल हड़कंप मचनी जो है वो शुरू हो जाती है। इसके पश्चात बाबर जो है उसने तीनों ओर से सेना जो है उसको घेर लिया। अफगान सैनिक जो है इसमें घेर लिए जाते हैं और तुलंबा युद्ध नीति के द्वारा जबरदस्त प्रहार के द्वारा अफगान सेना जो है उसको भीतर जो है वो कर दिया जाता है। इस युद्ध में अफगान सेना जो है वो एक बड़े भाग सहित इब्राहिम लोदी जो है वो भी इस युद्ध में मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है इब्राहिम लोदी जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। कोई बीमारी के कारण, कोई सीढ़ियों से गिरने की वजह से, कोई घुड़सवारी करते हुए, इन विभिन्न कारणों से दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासक जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। लेकिन इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसे शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के जो कि युद्ध में वीर गति को
प्राप्त हुई। इसके बाद है विजय प्राप्त करने के बाद लगभग 1 सप्ताह तक बाबर जो है वो इस भूमि पर रहता है, मतलब पानीपत में 1 हफ्ता जो है बाबर बिताता है। इसके पश्चात वो जो है निवास स्थान इस समय उसका पानीपत रहा है। जो भी पानीपत में भंडार के अस्त्र शस्त्र थे उन सब पे वो अधिकार कर लेता है और जो पानीपत की भूमि है उसका सम्मान करता है, उस पर माथा टिकाता है, उसको जो है सिजदा करता है और दान दक्षिणा जो है पानीपत के लोगों को खूब तौर पे देता है। मतलब आम नागरिक जो है उनमें दया का भाव जो है बाबर इस समय दिखाता है। इसका एक कारण ये भी रहा है कि बाबर जो है प्रजा को अपने पक्ष में पूर्णता करना चाहता था। देखिए, आपका जो सिलेबस है वो हरियाणा के इतिहास को लेकर है। जहाँ तक ठीक है, यहाँ हम एक भारत के संदर्भ में जो है इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपका सिलेबस हरियाणा का इतिहास का है, तो देखिए पानीपत के युद्ध में हरियाणा का जिक्र है, तो आपने पानीपत से और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में क्या बाबर के द्वारा कार्य किए गए हैं, उन सबको आपने अपने इस क्वेश्चन में डालना है। तो बाबर जो है वो पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ने के पश्चात नगर के जो सम्मानित लोग हैं उनमें हकीम जो होता है उसको नियुक्त करता है। ठीक है, उगली जो है उसको पानीपत का हकीम नियुक्त किया जाता है क्योंकि वो बाबर को जो है मदद देता है, इसलिए उगली नाम के व्यक्ति को पानीपत का हकीम जो है इस जगह चुन लिया गया था। इसके पश्चात मानवता का नमूना पेश करते हुए इब्राहिम लोदी का जो शव है उसको बाबर दफनाता है। ठीक है, एक मस्जिद, एक तालाब का निर्माण वहाँ करवाता है जो बाद में काबुली बाग नाम की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध होती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हरियाणा के लोगों ने बहुत ही आराम से बाबर के आधिपत्य को, बाबर की गुलामी को स्वीकार कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हिसार के आसपास के लोगों को भी जो है लोगों ने इस बात को नहीं स्वीकार किया और बाबर जो है उसका विरोध करते हैं। इसके अलावा मेवात से हसन खां मेवाती है जिसने बाबर जो है उसका विरोध किया है, किससे मिलकर? राणा सांगा से मिलकर। राणा सांगा से मिलकर जो है वो बाबर का विरोध करता है। हालांकि बाबर ने उसको मुस्लिम होने की दलील दी कि तुम एक मुस्लिम हो और मेरा समर्थन करो, लेकिन उसने मेवाती जो होता है हसन खां मेवाती, वो बाबर को कहता है कि मैं एक मुस्लिम होने से पहले एक भारतीय हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं अपने देश की आज़ादी के लिए कार्य करूँगा। इसके बाद जो है बाबर अनेक युद्ध लड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये जो अफगान थे, हिसार जो है उसमें हिसार का जो क्षेत्र है उसके आसपास काफ़ी समय तक विद्रोह रहता है जो कि हामिद खां सरवा ने भी किया था। तो इस तरीके से हिसार का, मेवात का, पानीपत का, हरियाणा के जो ये विभिन्न स्थान हैं इनका अध्ययन जो है, इनको जो है आपने अपने क्वेश्चन में स्थान देना है, जैसा कि आपका सिलेबस हरियाणा के इतिहास से है। इसके पश्चात बाबर जो है वो दिल्ली में प्रवेश करता है। दिल्ली में विधिवत औपचारिक रूप से उसका राज्याभिषेक होता है और वो बादशाह की उपाधि धारण करते हुए बाबर जो है वो सिंहासनरत होता है और पानीपत के युद्ध के बाद हरियाणा में उठने वाले जो भी अफगान विद्रोही हैं उनको जड़ से खत्म कर दिया जाता है और दिल्ली और आगरा के साथ साथ जो पानीपत, हिसार, हरियाणा के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो संपूर्ण हरियाणा पर धीरे धीरे करके बाबर का अधिकार हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका घटनाक्रम है जिसका आपने अध्ययन करना है, जिसका आपने वर्णन करना है पानीपत के युद्ध के कारणों के पश्चात। इसके पश्चात जो है हम परिणामों पर आते हैं। परिणाम बेहद आसान है। पानीपत का जो युद्ध है वो महत्वपूर्ण घटना माना जाता है और इस घटनाक्रम में कौन से परिणाम सामने आते हैं उनका अध्ययन हम अब करेंगे। तो पहला परिणाम है लोधी वंश का। बिल्कुल आसान बात है, लोधी वंश जो है वो इस समय अंत को प्रदान हो गया था। क्यों? क्योंकि अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी है उसका पतन हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो लोधी वंश जो है उसका अंत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का पतन। ये अंतिम शासन था। 300 वर्ष से स्थापित जो दिल्ली सल्तनत है उसका पूर्णतः पतन हो गया था। इसके बाद है मुगल वंश की स्थापना। तो 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर जो है उसको विधिवत राज्याभिषेक होता है। वो अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और सिक्के जारी करता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। इस तरीके से बाबर जो है अपना राज्याभिषेक विधिवत करवाता है और दिल्ली पर एक नए शासक मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 में हो जाती है। हालांकि इसके पश्चात भी बाबर अनेक युद्ध लड़ेगा, जैसे खनवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है। ये युद्ध जो है हर वर्ष जो है बाबर निरंतर लड़ता रहेगा और बाबर एक जो सुसंगठित शासन भारत में स्थापित करने की सफल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर के बुरे दिनों का अंत। तो बाबर जो है एक साम्राज्य को यहाँ पर स्थापित करने में कामयाब हो जाता है, उसके बुरे दिनों का अंत हो जाता है और जो बाबर है
उसका फरगना में जैसे वो भटक रहा था, बहुत लंबे समय से जो भटक रहा था, उस चीज़ का अंत हो जाता है और एक स्थायी निवास जो है वो बाबर भारत में बनाने में कामयाब हो जाता है। इसके अलावा नई युद्ध प्रणाली का जन्म, देखिए सैनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पानीपत का जो युद्ध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। बाबर जो है वो भारतीय मध्यकालीन जो सैनिक परंपराएं हैं उसमें एक बड़ा फेरबदल करता है। बाबर ने पहली बार भारत में तोपखाने का प्रयोग करके अपनी युद्ध कौशल जो है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके बाद भारत में तोपखाने जो है उसका प्रयोग भारत में आम हो जाता है शुरू। इसके अलावा एक जो इसे एक सुसंगठित तोपखाना तोलगमा युद्ध नीति का जो प्रयोग किया है उससे भी, और वैज्ञानिक जो ढंग है उससे सैनिकों को जो इसने व्यवस्थित किया वो भी काबिल तारीफ है। इसके पश्चात तुर्क अफगानों में नया उत्साह, देखो पानीपत के युद्ध के पश्चात अफगान जो है हार जाते हैं, लेकिन अफगान जो है वो जल्दी हार स्वीकार नहीं करते हैं और 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात जब हुमायूं शासक बनता है तो कुछ समय उपरांत शेरशाह सूरी जो है दोबारा अफगान शासन सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर जो है वो उनके अंदर ये उत्साह था, ये जोश था कि उन्होंने मुगलों की सत्ता को भारत से खत्म करना है। इसके अलावा नई प्रशासनिक व्यवस्था, बाबर जो है पानीपत के युद्ध को जीतने के पश्चात हरियाणा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करता है। उसमें हरियाणा के जो जीते हुए क्षेत्र हैं उनको मेवात सरकार, सरहिंद सरकार, दिल्ली सरकार और हिसार सरकार, इन 4 हिस्सों में वो बांटता है और वफादार सैनिक साथियों को यहाँ पर नियुक्त करता है और वहाँ के प्रशासन जो है उस पर विशेष तौर पर ध्यान देता है। इसके बाद मंडारों का विद्रोह है, तो हरियाणा जो है उसके स्थानीय सरदार मंडार थे जो कि इसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, बाबर की सत्ता को एक्सेप्ट करने में इनको दिक्कत होती है, ये स्वीकार नहीं करते हैं, विद्रोह करते हैं। इसलिए 1530 में कैथल में मोहन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने अब जो है बाबर के खिलाफ विद्रोह किया। हमदान जो है उसके नेतृत्व में 3000 सैनिकों ने विद्रोह किया। इस तरीके से विभिन्न जो है अंततः मंडार जो है वो युद्ध में हारे जाते हैं और बाबर जो है 1530 में बाबर जो है मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये विभिन्न परिणाम जो है वो इस युद्ध के रहे हैं जिनका आप अध्ययन करें और सबसे पहले कारण, उसके पश्चात घटनाक्रम और आज परिणाम। इस प्रकार ये प्रश्न जो है वो आपका यही खत्म होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस तरीके से हुआ, किन कारणों से हुआ, क्या घटनाक्रम ने उसमें योगदान दिया और क्या उसका महत्व है, तो क्या परिणाम है। तो निष्कर्ष तौर पे आप ऐसा कह सकते हो कि पानीपत का युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानीपत के युद्ध ने 300 सालों से स्थापित जो दाश वंश था या दिल्ली सल्तनत है उसका अंत किया। इब्राहिम लोदी को हराकर, उसको मारकर भारत में एक नए वंश की, मुगल वंश की स्थापना करी जो बहुत लंबे समय तक भारत में